गए ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंजन एंड रिपेयरिंग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। तो मेंटेनेंस जानते ही आप लोग कि मतलब किसी भी इंजन को मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर उसकी समय समय पर जांच करना, उसके पार्ट्स को रिपेयर करना और प्रॉपर लुब्रिकेशन करना, ताकि उनमें कोई भी वियर एंड टियर उत्पन्न ना हो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटेनेंस। तो हमारे पास मेंटेनेंस जो है ना मेनली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है शेड्यूल मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस ऐसा मेंटेनेंस होता है जो हम एक निश्चित समय अंतराल पे करते हैं, जैसे 1 महीने पे, 3 महीने पे, 5 महीने पे, मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे होता है, ठीक है। और जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तब होता है जब कोई पार्ट हमारा टूट जाता है। जैसे मान लीजिए मशीन चल रही है और चलते चलते मशीन क्या हो, टूट जाए, मतलब उसका कोई पार्ट टूट जाए, तो उसको जो रिपेयर करना होता है उस मेंटेनेंस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा मेंटेनेंस होता है कि मतलब इसको हम लोग करते ही रहते हैं, जैसे गाड़ी में हवा भरना, उसकी बैटरी ठीक प्रकार से चार्ज है या नहीं है, प्रॉपर लुब्रिकेशन करना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब करते रहते हैं ताकि हमारी जो गाड़ी है वो स्मूथली वर्क करती रहे, ठीक है। अगला हमारे पास है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कि मतलब पहले से ही उसका पता लगा लेना कि हमारी जैसे कोई शाफ्ट है ये टूटने वाली है, ये नट बोल्ट ढीला हो गया है, मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना कि इसमें जो है ना मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिडिक्टिव का मतलब होता है पहले से ही सोच लेना, मतलब प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। सब में देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा भी है, निश्चित समय अंतराल पे होता है, और ये मशीन की पार्ट जब टूट जाते तब मेंटेनेंस होता है। और ये डिफेक्ट से बचाने के लिए, मतलब अगर हवा नहीं भरी रहेगी तो आगे चल के मतलब कुछ पंचर अंचर हो जाएगा, या आगे चल के और भी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो उसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार के मेंटेनेंस को हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रिडिक्टिव मतलब इंजन की कमियों को पहले से ही पता लगा लेना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अगला आता है मेंटेनेंस शेड्यूल। मैंने बता ही दिया कि मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है। एडवांटेज जानते ही, एडवांटेज क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इंजन की पार्ट्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। तो मतलब ये सब हमारे एडवांटेज हो जाएंगे इसकी मेंटेनेंस शेड्यूल के। अगला हमारे पास आता है टॉपिक कि रूटीन मेंटेनेंस ऑफ पेट्रोल इंजन। जो हमारे पास पेट्रोल इंजन की जो मतलब व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए इंजन को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है, वो खोलेंगे, ठीक है। अब खोलने के बाद फिर क्या करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसकी साफ़ सफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अगर कोई साफ़ सफाई कपड़े से करने वाले कपड़े से करेंगे, किसी को पेट्रोल से साफ़ किया जाता है पार्ट्स को, उसको पेट्रोल साफ़ करेंगे, मतलब जिस भी मेथड से साफ़ करना है साफ़ करेंगे। फिर इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब प्रत्येक पार्ट्स का जो भी पार्ट है उन सारे पार्ट का हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, कोई कमी तो नहीं है। अगर सही है तो फिर ओके, उसको वापस असेंबल कर देंगे। अगर कोई कमी है तो उसको रिपेयर करेंगे, अदरवाइज़ अगर रिपेयर करने लायक है तो करेंगे, नहीं तो उसको चेंज ही कर देंगे, ओके। अगला हमारे पास आता है फिर क्या करेंगे, उसको रिमूव कार्बन, ठीक है, जो पिस्टन में और वॉल्व में और स्पार्क प्लग में जो कार्बन जम जाता है उसको दूर करेंगे। फिर है सर्विसिंग ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की सर्विसिंग करेंगे। स्पार्क प्लग की सर्विसिंग करने में हमारे पास 3 मेथड आते हैं, मतलब 3 तो होता है, या तो स्पार्क प्लग गंदा हो जाता है, या तो ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है, या तो उसके मतलब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मेनटेन करते हैं इसकी रूटीन मेंटेनेंस ऑफ पेट्रोल इंजन में। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो हम लोग वापस में क्या करेंगे, पेट्रोल इंजन को हम लोग वापस में असेंबल कर देंगे, ओके। अगला हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मैंने बता ही दिया कि मतलब पहले से कमियों का पता लगा, मतलब प्रिवेंटिव मतलब ताकि हमारे इंजन में ब्रेकडाउन की संभावना ना हो, तो उस मेंटेनेंस को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे रिमूव मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर्स को दूर करना, कूलेंट में अगर फ्रीज होने से बचाना, बैटरी को चार्ज करना, हवा भरना और प्रॉपर लुब्रिकेशन करना, इन सब चीज़ों को चेक करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है, ओके। अगला हमारे पास टॉपिक आता है इंजन में मतलब कौन कौन से दोष होते हैं, मतलब कौन कौन से डिफेक्ट हैं। सबसे पहला क्या हुआ, मतलब ईंधन सिलेंडर से लीक हो रहा है। अगर हमारा जो फ्यूल है वो सिलेंडर से लीक हो रहा है तो उसके कारण क्या दोष हैं, उनके क्या कारण, उससे आने वाली परेशानी। तो या फिर क्या होगा, देखिए पिस्टन की रिंग का ख़राब होना जिससे हमारा जो फ्यूल है वो लीक हो रहा है, ठीक है। वाल्व का चिपक जाना, ठीक है, मतलब जो इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, उनका चिपक जाना, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूल लीक करेगा। और वाल्व स्प्रिंग का टूटना, जो मतलब वाल्व स्प्रिंग मतलब जो वाल्व को बंद करना और खोलना इसका काम होता है स्प्रिंग का, उसका टूट जाना। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ईंधन का जो सिलेंडर है वो लीक करेगा, ओके। फिर दूसरा हमारे पास आता है अगर जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा हो तो उसके लिए क्या हमारे पास, या तो क्या हो जाएगा, प्री इग्निशन हो जाएगा। प्री इग्निशन मतलब पहले से इग्निशन हो जाएगा, ठीक है, एक तो वो कारण होगा। और दूसरा क्या होगा, पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच
गैप बढ़ जाना, ठीक है, एक ये कारण होगा। और फ्लाईव्हील का ढीला होना, ये भी हमारे पास कारण होता है, ठीक है। मेन बियरिंग का ढीला होना, तो ये हमारे पास कारण है जिसकी वजह से इंजन जो है ना वो ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। अगला हमारे पास है कार्य करते करते इंजन बहुत अधिक गर्म हो जाता है, मतलब इंजन जो है ना वो ओवर हीट हो जाता है, उसके लिए प्रीग्निशन हो गया, ये भी कारण होता है, ठीक है। मतलब पहले इंजन का जल जाना, रेडिएटर की नलियों का जम जाना, कि मतलब इंजन जो है वो ठंडा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भैया गर्म तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ओके। फिर लुब्रिकेशन ऑयल का ना होना, ठीक है, मतलब लुब्रिकेशन का प्रॉपर ना होना, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इंजन गर्म हो जाएगा, ओके। फ्लू गैस का निकास ना हो पाना, मतलब जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर ना निकल पाना, जिसकी वजह से भी इंजन जो है हमारा ओवरहीट हो जाता है, ओके। अगला है हमारे पास इंजन चलते समय काला धुआं छोड़ रहा, तो इसका एक कारण था इंजेक्शन पंप की टाइमिंग का ख़राब होना, कि मतलब जो हमारा वाल्व में टाइमिंग आ रहा है, जब इनलेट हो रहा है तब आउटलेट, मतलब इनलेट आउटलेट और जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक होता है, इन सब टाइमिंग का ख़राब होना, ठीक है। फिर डीजल और पेट्रोल की ख़राब क्वालिटी, ओके। और फिर क्या आ जाएगा, इंजन पर ओवरलोड होना, जब इंजन के ऊपर ज़्यादा ही ओवरलोड हो जाएगा तब हमारा इंजन जो है ना काला धुआं छोड़ने लगेगा। फिर अगला हमारे पास स्पार्क प्लग का ठीक से काम ना करना, तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें हुई थी, मैंने बताया था कि ओवरहीटिंग और स्पार्क प्लग का ओवरहीट कर जाना, स्पार्क प्लग के बीच में गैप बढ़ जाना, जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में गैप बढ़ जाना, या फिर स्पार्क प्लग में कार्बन जम जाना। तो इन सब कारणों की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होते हैं कारण होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से स्पार्क प्लग का कारण होता है। अगला हमारे पास ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन, ओवरहॉलिंग का मतलब होता है इंजन का मेंटेनेंस करना, सिंपल भाषा में समझा जाए, जो कि कब हो, एक निश्चित समय अंतराल पे हो। इंजन के डिफेक्ट को दूर करने के लिए तथा वर्किंग सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए इंजन का ओवरहॉलिंग की जाती है, वही मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। ओवरहॉलिंग के अंतर्गत इंजन के डिफरेंट पार्ट्स का इंस्पेक्शन किया जाता है, ओके, तथा कमी पाए जाने पर उसे रिपेयर किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है एडजस्टिंग द इंजन टाइमिंग, कि इंजन की टाइमिंग को एडजस्ट करना। तो इंजन की टाइमिंग को हम लोग 2 प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वॉल्व टाइमिंग, कि मतलब वॉल्व की टाइमिंग के आधार पे, भैया जाहिर सी बात है, अगर वॉल्व हमारा सही टाइम पे खुलेगा, सही टाइम पे बंद होगा, तो अगर वॉल्व टाइमिंग सही है तो हमारे इंजन की टाइमिंग सही, मतलब इंजन सही टाइम पे पावर प्रोड्यूस करेगा, ओके। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डीजल फ्यूल पंप की टाइमिंग, कि अगर हमारा डीजल फ्यूल पंप सही टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट करेगा तो उससे भी हमारी पावर अच्छी आएगी, ठीक है, और मतलब इंजन की टाइमिंग सही आएगी। तो 2 कारण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वॉल्व टाइमिंग को सही करना, तो वॉल्व टाइमिंग को हम लोग कैसे सही करेंगे, वॉल्व जो हमारे पास टाइमिंग गियर होता है, टाइमिंग गियर जो किससे कनेक्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, तो हम लोग टाइमिंग गियर की टाइमिंग को सही करके और कैम शाफ्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्व की टाइमिंग को सही करेंगे, देन हमारा वॉल्व की टाइमिंग सही हो जाएगा। वॉल्व टाइमिंग गियर जो कि वॉल्व टाइमिंग चेन जो किससे कनेक्ट होता है, कैम शाफ्ट से, ठीक है, कनेक्ट होती है। उसके बाद कैम शाफ्ट से टाइमिंग को एडजस्ट करके टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्रैंक शाफ्ट का गियर है, ये हमारे पास कैम शाफ्ट का गियर है, ये घूमेगा, इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पट्टा लगा होता है, उसको चेन बोलते हैं, उसको टाइमिंग चेन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, वो क्रैंक शाफ्ट से आती है और इसको घुमाती है, इस वाले को, कैम शाफ्ट को घुमाएगी, तो कैम शाफ्ट से हमारे क्या कंट्रोल में रहते हैं, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, तो वो कंट्रोल होंगे, जिसकी वजह से हमारे इंजन की टाइमिंग सही हो जाएगी, ओके। अगला हमारे पास आता है एडजस्टिंग द टाइमिंग बाय चेन, हाँ, चेन के द्वारा, चेन मैंने बताया ना कि जो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट को जो कनेक्ट करती है उसकी टाइमिंग को भी सही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजन की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। फिर है एडजस्टिंग द डीजल फ्यूल पंप टाइमिंग। अब डीजल फ्यूल पंप क्या होता है कि मतलब सही टाइम पे सही फ्यूल को इंजेक्ट करना एक्यूरेट टाइम पे, तो फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है, ओके। जैसे जैसे फायरिंग ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, ओके। अगला टॉपिक है हमारे पास डीजल फ्यूल पंप की टाइमिंग को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार कर सकते हैं। एक तो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो बता ही दिया, और प्रोग्रामिंग द ईसीएम जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है उसकी प्रोग्रामिंग को सही करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीजल पंप की टाइमिंग को सही कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इंजन की टाइमिंग सही है। अगला आता है कार्बोरेटर, ओके। कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंबाइंड करके सिलेंडर में भेजता है, ठीक है। अब कार्बोरेटर का वर्किंग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास इसका बॉडी होता है, यहाँ से फिल्टर की हुई एयर
अंदर आती है, यही चोक होता है। और ये हमारे पास थ्रॉटल वाल्व होता है जो कि एक्सेलरेटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास फ्लोट चैम्बर होता है, ये हमारे पास फ्यूल फिल्टर होता है, मतलब यहाँ से फ्यूल टैंक होता है, यहीं से फ्यूल फिल्टर करके फ्लोट चैम्बर में आता है। ये फ्लोट होता है, जब हमारा ये फ्यूल चैम्बर भर जाता है तो ये फ्लोट बंद कर देता है ताकि और फ्यूल ना पाए, ठीक है। तो जब यहाँ से हमारी एयर आएगी, ठीक है, तो हवा जो एयर है वो प्रेशर से आती है, तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो नोज़ल है यहाँ से अपने आप ही जो फ्यूल है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो जाता है, जो कि थ्रॉटल वाल्व जो कि किससे कनेक्ट होता है, एक्सेलरेटर से। तो जितना ज़्यादा हम लोग एक्सेलरेटर खींचेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्यूल उतनी ही मात्रा में ज़्यादा हमारा सिलेंडर में जाएगा, ठीक है। और चोक का क्या काम होता है, चोक का काम होता है कि जब ठंडियों के समय में, जैसे जब गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं उस समय पे चोक लगा देते हैं। चोक लगाने से क्या होता है कि चोक होता है वो एयर को मतलब बंद कर देता है, तब ओनली फ्यूल ही फ्यूल आता है, तो जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं चोक लगाना, ओके। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर की मेंटेनेंस सबसे पहले करेंगे क्या, कार्बोरेटर को ओपन करेंगे, फिर उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट का इंस्पेक्शन करेंगे, फिर असेंबली कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है क्या, सबसे पहले कार्बोरेटर को खोल देंगे, खोलने के बाद उसकी साफ़ सफाई करेंगे, पेट्रोल से इसकी साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इंस्पेक्शन करेंगे, डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं उनसे उसका इंस्पेक्शन करेंगे, देन हम लोग कार्बोरेटर की असेंबली कर देंगे, ओके। अगर कोई पार्ट्स हमारा मान लीजिए ख़राब निकलते हैं तो उसको रिपेयर करेंगे, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है तो अदरवाइज हम उस पार्ट को चेंज कर देंगे, ओके। अगला हमारे पास आता है एडजस्टमेंट द कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर में एडजस्टमेंट क्या करते हैं, वही जो हमारे पास पीछे पार्ट्स हैं ना उन्हीं को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्लोट लेवल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जितना फ्यूल का लेवल होना चाहिए उतना ही होना चाहिए ताकि अधिक मतलब ज़्यादा फ्यूल ना आ जाए फ्लोट चैम्बर में, ठीक है। फिर है एडजस्टमेंट फॉर आइडियल स्पीड, कि जो थ्रोटल वाल है वो मतलब एक स्पीड से ही ओपन हो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ओपन हो जाएगा तो फ्यूल ज़्यादा चला जाएगा सिलेंडर में, जिससे वेस्ट हो जाएगा, ढंग से बर्न भी नहीं होगा तो काम किस काम में आएगा, ठीक है। अगला है एडजस्टमेंट फॉर फास्ट आइडियल स्पीड, ये किससे कनेक्ट होगा, चोक वाल्व से कनेक्ट होगा, कि जितना ज़्यादा हम चोक लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो एयर है उतना कम आएगा, ओके। फिर है फोर्थ है एडजस्टमेंट फॉर आइडियल मिक्सचर। जो आइडियल मिक्सचर हमारे पास कितने का होता है, 15 का होता है, ठीक है, 15 का होता है। और जो लो मिक्सचर होता है वो 12 का होता है, और जो हाई होता है वो 20 का होता है, ठीक है। यहाँ पे 20 एयर है, यहाँ पे जो ज़्यादा वाला है सब एयर है, और जो बाकी जो कम वाला है वो क्या है, फ्यूल है, ठीक है। अगला है फ्यूल इंजेक्शन पम्प। फ्यूल इंजेक्शन पम्प करता क्या है, ये फ्यूल को हाई प्रेशर पे किस में भेजता है, इंजेक्टर में भेजता है, इतना जान लीजिए बस। फ्यूल इंजेक्शन पम्प एक ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग फ्यूल को स्प्रे में कन्वर्ट करने के सिलेंडर में भेजा जाता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन का प्रयोग बड़े वाहनों में इंजन के साथ किया जाता है, ठीक है। इसका क्या, फ्यूल को हाई प्रेशर पे कनेक्टिंग टाइमिंग मतलब करेक्ट टाइमिंग पर इंजेक्टर को भेजने का होता है, ठीक है, वही बता मतलब हाई प्रेशर पे इंजेक्टर को ही भेजता है। ये देखिए डायग्राम है उसका फ्यूल इंजेक्शन पंप का, देखिए ये हमारे पास कैम होता है, ठीक है, और ये हमारे पास मतलब उसका ये पंप का बॉडी होता है, यहाँ से फ्यूल हमारा एंटर करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो प्लंजर होता है इसको कैम की सहायता से, जब कैम घूमेगा तो ये प्लंजर ऊपर जाएगा तो ये फ्यूल को कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस की वजह से जो फ्यूल का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये इंजेक्टर पर चला जाएगा, ओके। और जो वापस फ्यूल बच जाता है वो यहाँ से वापस फ्यूल टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले वही करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे सबसे पहले, फिर इंस्पेक्शन खोलेंगे, फिर उसकी क्लीनिंग करेंगे, फिर इंस्पेक्शन करेंगे, फिर उसकी असेंबली कर देंगे, ओके। वॉल्व क्लियरेंस ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही पूछा भी गया था, ओके। वॉल्व क्लियरेंस, तो इसमें देखिए टिप ऑफ वॉल्व स्टेम, ये हमारा वॉल्व स्टेम है, इसका जो टिप होता है, टिप का मतलब जो एंड पॉइंट, इसको टिप बोलते हैं, ठीक है। वॉल्व स्टेम का टिप और वॉल्व टैपेट, इसको वॉल्व टैपेट बोलते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व क्लियरेंस, ओके। टिप ऑफ वॉल्व स्टेम तथा वॉल्व टैपेट के बीच के जो गैप होता है इसको वॉल्व क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगला है एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्व क्लियरेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्व क्लियरेंस में इनलेट अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आउटलेट का जो वॉल्व होगा उसका क्लियरेंस और ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जब जानते हैं जब थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो आयरन होता है वो एक्सपैंड करता है, मतलब जो एक्सपैंड करता है, तो एक्सपैंड करने के लिए हम लोग क्लियरेंस देते हैं ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए, इसलिए, ठीक है। और फिलर गेज की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, क्लियरेंस को सेट करते हैं, ओके। अगर से बीच में क्लियरेंस ज़्यादा है
तो फिर कम करेंगे, फिर सेट करेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर कम करेंगे, तब सेट करेंगे। ओके, अगला है वॉल्व ग्राइंडिंग। ये तो जानते ही हैं आप लोग, जो वॉल्व की सतह पर कार्बन लग जाता है, ठीक है, तो कार्बन लग जाने से वो ढंग से काम नहीं करता है, या फिर मतलब जो वॉल्व की सरफेस है उस पर कुछ गड्ढे गड्ढे हुए हैं, तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत इंजन के इनलेट तथा आउटलेट वॉल्व की सरफेस पे कार्बन को हटाया तथा वॉल्व की सरफेस से गड्ढे एक्सेट्रा को सही किया जाता है, वॉल्व रिफेसिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वॉल्व लैपिंग। अब जो हमारा जो वॉल्व है वो अच्छे से मतलब प्रॉपर शेप में तो आ गया अपने, ठीक है, मतलब इसका शेप कुछ ऐसे होता है, ठीक है, तो मतलब प्रॉपर से अपने शेप में तो आ गया। अब शेप में आ गया, पर अब हम इसको वॉल्व को हमको चिकना करना है ताकि जो कार्बन है वो जमे ना। अब जाहिर सी बात, जब खुरदुरा रहेगा तो कार्बन जम ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको चिकना कर देंगे। तो चिकना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व लैपिंग करते हैं। ओके, तो वॉल्व लैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ग्राइंडिंग वॉल्व फेस को, मतलब जो पहले से ग्राइंड हो चुका है उसको हम लोग क्या करते हैं, चिकना बनाया जाता है। ठीक है, जो वॉल्व लैपिंग है वॉल्व लैपिंग मशीन पे करते हैं, बड़ा इजी है। ठीक है, अगला जानते हैं इंजन ट्यूनिंग। इंजन ट्यूनिंग किसे कहते हैं, देखो जो इंजन है वो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी तथा मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ कार्य करे, तो उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको इंजन ट्यूनिंग कहते हैं। इंजन ट्यूनिंग के अंदर वही आएगा, जो इंजन के सारे पार्ट्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन करो, अगर ख़राब है तो उनको चेंज कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं इंजन ट्यूनिंग। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स एंड इंजन। ओके, अगला हमारे पास आता है कंप्रेशन गेज। क्या होता है, तो कंप्रेशन गेज जानिए कि इंजन में जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है ना, तो उस दौरान सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, उसको मीज़र करने के लिए हम लोग कंप्रेशन गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, वही लिखा है, इंजन के कंप्रेशन के दौरान जनरेट होने वाले प्रेशर को मीज़र करने के लिए कंप्रेशन गेज का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम गेज, इंजन में जब सक्शन होता है तो सक्शन मतलब के दौरान हमारे सिलेंडर के अंदर जो है ना वो निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, तो उस निगेटिव प्रेशर को मीज़र करने के लिए हम लोग जिस गेज का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम गेज। तो पढ़ लीजिए, वही लिखा है, इंजन की सक्शन के दौरान जनरेट होने वाला निगेटिव प्रेशर को मीज़र करने के लिए जिस उसका यूज़ करते हैं उसको वैक्यूम गेज कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब लोग पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरे चैप्टर में हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, रिपेयरिंग प्रोसेस। सबसे पहले था सिलेंडर रीबोरिंग। तो होता क्या, देखिए जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, जिसके कारण पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण जो सिलेंडर की जो सरफेस है वो घिसने लगती है। अब जब घिस जाती है तो उसके अंदर कुछ ओएलटी आ जाती है। ओएलटी का मतलब है कि जो सिलेंडर का जो अंदर का जो इनर डाया है उसका, उसमें कुछ मतलब ओएलटी मतलब कुछ उभार आ जाता है, कहीं पे कम हो जाता है डाया में, मतलब कुछ डिफेक्ट आ जाता है। सिलेंडर का जो इनर डाया होता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग सिलेंडर एक रीबोरिंग मशीन होती है, उसमें सिलेंडर की मतलब जो अंदर उसकी बोरिंग होती है, बोरिंग मतलब गड्ढा, ठीक है, जो होल होता है उसको प्रॉपर बनाया जाता है। अगर प्रॉपर हो जाता है तो इस मतलब प्रॉपर हो गया, ठीक है। फिर से जब पिस्टन अंदर रेसिप्रोकेट करेगा तो फिर से उसमें ओएलटी आ जाएगी, फिर से उसकी मतलब सर्कुलरिटी में जो कमी आ जाएगी, तो उसको दूर करने के लिए हम फिर से उसमें उसकी बोरिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर रीबोरिंग। ठीक है, इसी में एक अगला टॉपिक आता है सिलेंडर रीस्लीविंग। तो रीस्लीविंग क्या होती है, अब देखिए, अब ऐसा जब कई बार बोरिंग कर लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सिलेंडर जो है वो हमारा पतला हो जाएगा, तो एक काम करना पड़ेगा, या तो हमको सिलेंडर पूरा ब्लॉक ही चेंज कर दें, अब जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। अब उसको ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब सिलेंडर का जो बोर है उसके अंदर क्या करते हैं कि स्लीव डाल देते हैं। स्लीव एक पाइप की जैसा होता है, खोखला पाइप होता है, अब उसको उसके अंदर डाल देते हैं। अब जो पिस्टन है, अब पिस्टन और स्लीव के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, अब अगर घिसेगी भी ही ना तो स्लीव घिसेगा, ना कि सिलेंडर घिसेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर रीस्लीविंग। मतलब अब अगर घिसेगा भी तो स्लीव को हम लोग उसको मेंटेन करना पड़ेगा, स्लीव के डाया को। अब स्लीव का डाया अगर हमारा मेंटेन हो जाएगा तो वापस उसमें हमारा जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को सिलेंडर रीस्लीविंग कहते हैं। ओके, समझ में आया, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। इंजन के लगातार कार्य करते करते सिलेंडर बोर की सर्कुलरिटी ख़राब होने लगने लगती है, ठीक है, जिसके कारण उसका साइज़ बढ़ जाता है, जैसे सिलेंडर में गैस का उसका लीकेज होने लगता है। तो जो सिलेंडर है वो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट जितना हमको पावर चाहिए उतना नहीं दे पाता है, ठीक है, इसलिए सिलेंडर में उसके बोर की रिपेयरिंग की जाती है। इस प्रोसेस को सिलेंडर रीबोरिंग कहते हैं। ठीक है, रीस्लीविंग देख लीजिए, सिलेंडर के पिस्टन के लगातार मोशन करने के कारण रीबोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। रीबोरिंग के बार बार करने के कारण सिलेंडर का ब्लॉक घिस जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। तो उसमें एक स्लीव प्रवेश कराते हैं। अब अगर घिसेगा भी ना तो स्लीव घिसेगा, तो उसे बदलना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को सिलेंडर रीस्लीविंग कहते हैं।
अगला हमारे पास टॉपिक आता है रिमूवल ऑफ लाइनर। एक बात सुन लीजिएगा, जो लाइनर होता है उसी को ही हम लोग स्लीव भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइनर के घिस जाने के कारण इन्हें सिलेंडर ब्लॉक से निकालने और रिपेयर को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से या कोई रिमूविंग टूल की सहायता से लाइनर को निकाला जाता है, ठीक है। और फिर लाइनर को फिट भी किया जाता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के लाइनर होते हैं, ड्राई लाइनर, वेट लाइनर और एयर कूल्ड लाइनर। जो ड्राई लाइनर होता है ये जो इंजन में जो हीट जनरेट होता है उसको रेडिएटर को भेजता है, ठीक है। और जो वेट लाइनर होता है ये देखिए, जो ड्राई लाइनर होता है ये जो हीट को मतलब एयर में भेजेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब एयर में नहीं भेजेगा, एक प्रकार समझ लीजिए। जो ड्राई लाइनर है ये हमारे पास जो हीट जनरेट होती है इंजन के अंदर, ये इसको मतलब कार के पार्ट्स में ही भेज देगा, मतलब सिलेंडर से बाहर निकाल देगा, उसको बोलते हैं ड्राई लाइनर। वेट लाइनर ये जो सिलेंडर के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है इसको ये रेडिएटर को देता है, जिसके बाहर पानी भरा रहता है, ठीक है। और जो एयर कूल्ड लाइनर है ये इसके अंदर जो हीट जनरेट होता है उसको एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है इंजन वाल्व। तो इंजन वाल्व जानते हैं ये क्या करता है, ये कार्बोरेटर से या तो इंजन के फ्यूल टैंक से एयर फिल्टर को मतलब इंजन टाइमिंग के अनुसार क्या करता है, पेट्रोल को सिलेंडर में भेजता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंजन वाल्व। ये हमारे पास 2 होते हैं, ये हमारे पास इनटेक वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक वाल्व ये फ्यूल को और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर में भेजता है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है फ्लू गैसेस मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं या जिनको हम दग्ध गैसेस बोलते हैं इनको सिलेंडर के बाहर भेजता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रकार के वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, स्लीव वाल्व, रोटरी वाल्व, पपेट वाल्व। जनरली हमारे पास जो स्लीव वाल्व, पपेट वाल्व है ये हमारे पास जो ऑटोमोबाइल है इसमें ये नहीं यूज़ किया जाता है। हम लोग पपेट वाल्व का यूज़ करते हैं, जिसका डायग्राम मैंने बनाया है। इसको पपेट वाल्व, जिसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको वाल्व हेड बोलते हैं, इनका जो गैप है इसको मार्जिन बोलते हैं, इसको वाल्व फेस बोलते हैं, इसको वाल्व स्टेम बोलते हैं, इसको वाल्व टिप बोलते हैं, ठीक है। अगला है वाल्व को फिटिंग। अब वाल्व हमारा आ तो गया, अब वाल्व को फिट करना पड़ेगा। तो वाल्व की फिटिंग करते समय इस बात का ध्यान हमको अवश्य रखना चाहिए कि वाल्व की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ना तो मतलब वाल्व में कोई लीकेज हो और ना ही मतलब वाल्व ढीला हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसमें 3 टेस्ट करते हैं, प्रेशर टेस्ट, टेस्टिंग बाय पेट्रोल या प्रूशियन ब्लू मेथड। जो प्रेशर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर को ऊपर से डालेंगे और नीचे से एयर पास करेंगे। अगर वाटर और एयर जब पास करेंगे, अगर उनके बीच में बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो वाल्व है उसमें लीकेज है, ठीक है। टेस्टिंग बाय पेट्रोल, इसमें क्या करते हैं, पेट्रोल को भेजते हैं बंद की अवस्था में, अगर उसमें से लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा वाल्व की फिटिंग है वो ख़राब है। प्रूशियन ब्लू मेथड, इसमें क्या करते हैं, वाल्व के चारों ओर एक नील लगा देते हैं, नील जो जैसे कपड़ा धोते हैं वो नील लगा देते हैं। अगर वो नील बाहर हमारा आ जाता है, ठीक है, मतलब पूरी सरफेस में एक समान रूप से फैल गया था तो ओके है। अगर वो बाहर सिलेंडर के अंदर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सिलेंडर है वो डिफेक्टेड है, मतलब जो वाल्व है वो ढंग से फिट नहीं हुआ है, ओके। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है जानते हैं? कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, ये पिस्टन पर आने वाले फोर्स को क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा। पिस्टन पर आने वाले फोर्स को क्रैंकशाफ्ट पर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब कनेक्टिंग रॉड में इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है, देखिए ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका अलाइनमेंट, ये मतलब ये सीधी तो है ना, इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे। पैरेललिज्म, ये पैरेलल तो है ना, ठीक है, मतलब जो नट बोल्ट है ये आपस में पैरेलल तो है ना, उसका चेक करेंगे। और इंस्पेक्शन ऑफ होल, ये जो होल है ना इनका इंस्पेक्शन करेंगे कि इसकी सर्कुलरिटी में कोई क्वालिटी तो नहीं आएगी, कोई सर्कुलरिटी ख़राब तो नहीं हो गई, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जानते हैं, ये जो कनेक्टिंग रॉड की पावर को उसमें चेंज करता है, क्रैंकशाफ्ट को ये देता है, ठीक है। और OLT, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए OLT का इंस्पेक्शन करते हैं। पहले ये हमारे पास क्रैंकशाफ्ट का डायग्राम है, देखिए इसको हम लोग क्रैंक पिन बोलते हैं, ये हमारे पास क्रैंक वेब होता है, और इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखना भूल गया, इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो लगा रहता है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। और जो कि आगे हमारा गियर से कनेक्ट मतलब चेन से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे हमारी कैम शाफ्ट लगी रहती है, ठीक है, जो किससे कनेक्ट होती है, ओके। फिर यहीं पे जो कैम शाफ्ट के नीचे वाल्व लगे रहते हैं, ओके।
तो क्रैंक शाफ्ट में हम लोग क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं तो मैंने बता ही दिया। क्रैंक पिन करते हैं, क्रैंक वेब करते हैं, ठीक है, और जनरल इनकी सर्कुलरिटी की जांच करते हैं कि मतलब कोई ओएलटी में उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसकी जांच करेंगे, ठीक है। अगला आता है किसी इंजन के लगातार कार्य करते रहने के कारण जनरल तथा क्रैंक पिन में घिसावट आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण उसमें कुछ गोलाई में भी आ जाती है, मतलब ओएलटी आ जाती है। क्रैंक शाफ्ट की जो सेंट्रल एक्सिस है उससे वो कुछ डिफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उससे कुछ डिफेक्ट हो गया, मतलब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करके क्रैंक शाफ्ट की ओएलटी की जांच की जाती है। माइक्रोमीटर जानते हैं, उसको स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला है ग्राइंडिंग ऑफ क्रैंक शाफ्ट। अगर मतलब क्रैंक शाफ्ट में कोई भी मतलब जैसे कोई डिफेक्ट आ गया, होल आ गया या ओएलटी आ गई, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं ताकि मतलब प्रॉपर वो अपने शेप में आ जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट की ग्राइंडिंग करना, ओके। इसी के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जिसके अंदर का लुब्रिकेशन क्या होता है जानते हैं। इंजन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उनके फ्रिक्शन करने के कारण उनमें बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा जो इंजन के पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं और इंजन हमारा काफ़ी ज़्यादा हीट भी करने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंजन के विभिन्न पार्ट्स के बीच में हम लोग ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन भी कम हो जाते हैं और जो सारे पार्ट्स हैं वो स्मूथली वर्क करते हैं। तो इस प्रोसेस को लुब्रिकेशन कहते हैं, ठीक है। और लुब्रिकेंट मतलब ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग फ्रिक्शन को कम करने के लिए डालते हैं, उसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के लुब्रिकेंट होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट। जो सॉलिड लुब्रिकेंट होता है उसमें हमारा ग्रेफाइट और सॉफ्ट प्लास्टिक आता है, और जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है उसमें हमारे पास ग्रीस आता है, और जो लिक्विड लुब्रिकेंट है उसमें हमारे पास ऑयल आता है, ठीक है, इंजन ऑयल। और हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम हमारे पास मेनली 3 टाइप का होता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम। तो देखिए जो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है ना, इसमें हम लोग इंजन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में मतलब वो इंजन ऑयल को भेजने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है छींटा, मतलब जो कनेक्टिंग रॉड होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारे पास इसमें ऑयल हमारा भरा है, ठीक है, और एक कनेक्टिंग रॉड है। तो जब ये घूमेगा तो ये छींटे के रूप में सारे पार्ट्स को ऐसे ऐसे भेजेगा, ठीक है, ओके, मतलब स्प्लैश के फॉर्म में, छींटे के फॉर्म में भेजेगा, उसको बोलते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। फिर होता है प्रेशर सिस्टम। प्रेशर में क्या करते हैं, एक पंप होता है, पंप की सहायता से मतलब सारे पार्ट्स को हम लोग भेजते हैं, इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को, मतलब पाइप के द्वारा हम लोग सारे पार्ट्स को इंजन ऑयल भेजते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। और कंबाइंड सिस्टम में क्या करते हैं, इन दोनों का मतलब कुछ पार्ट्स का जो लुब्रिकेशन है वो हम लोग स्प्लैश की सहायता से करते हैं, और जो कुछ पार्ट्स का जो लुब्रिकेशन है वो हम लोग प्रेशर की सहायता से करते हैं, इसलिए हम इसको कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, ओके। देखिए इसमें कनेक्टिंग रॉड था, क्रैंक के द्वारा ऑयल को डूबे रहते हैं, ठीक है, और जब इंजन वर्किंग कंडीशन में तो जो कनेक्टिंग रॉड है वो घूमता है और जो डिफरेंट पार्ट्स है वो स्प्लैश के रूप में छींटे वहाँ पे पहुँच जाती है। जो प्रेशर में होता है वो पाइप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हर जगह तक पहुँचाते हैं, ओके। अगला हमारे पास था कंबाइंड में, बता ही दिया मैंने, कुछ पार्ट्स का जो है वो स्प्लैश में करेंगे और कुछ का हम लोग प्रेशर वाले में करेंगे। अगला हमारे पास आता है लुब्रिकेशन पम्प, मतलब ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, लुब्रिकेंट को डिफरेंट पार्ट्स के बीच में पहुंचाने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेटिंग पम्प। ये हमारे पास कई टाइप के होते हैं, गियर टाइप, ये आप जानते ही है, मैंने पढ़ाया भी था पहले आपको कि ऐसे ऐसे होते हैं और नीचे हमारा ऐसे ऐसे होते हैं। इसमें ये हमारे पास ड्राइवर होता है, ये ड्रिवन होता है, ये घूमेगा, यहाँ से हमारा आएगा और यहाँ से हमारा जाएगा, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में, ठीक है। डिस्क टाइप में भी जानते हैं, यहाँ पे सर्कुलर होता है, ये डिस्क होती है, ये इधर उधर घूमती है, यहाँ से इनटेक होता है और प्रेशर पे ऑयल इधर निकल जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल में भी आप पढ़ ही चुके हैं, ऐसे निकलता है कुछ इस टाइप में, ठीक है, मतलब यहाँ से आएगा और यहाँ से प्रेशर की तरह बाहर निकल जाएगा, ओके। रेसिप्रोकेटिंग तो जानते ही हैं, इसमें कुछ ऐसे होगा, पार्ट्स होंगे, यहाँ पे इनलेट वाल्व होगा, आउटलेट वाल्व होगा, कनेक्ट होगा और इसको प्रेशर में एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे पास सारे टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अगला आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका मेंटेनेंस समय समय पर करना आवश्यक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग इसका देखिए, लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग जिन पार्ट्स का यूज़ करते हैं ना, तो अब लोग हम उनका मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। जैसे ऑयल पंप जो क्या करता है,
ऑयल को इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में भेज रहा है तो उसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कहीं वही ना ख़राब हो जाए तो लुब्रिकेशन कैसे होगा। ठीक है, ऑयल फिल्टर जो ऑयल को फ़िल्टर कर रहा है, ठीक है, ताकि मतलब अच्छा ऑयल हर जगह लुब्रिकेट करे, मतलब अच्छे से रेसिप्रोकेट करे। ठीक है, पाइपलाइन, अगर मान लीजिए पाइपलाइन में कचरा ही फंस जाएगा तो फिर कैसे मतलब आगे हर पार्ट्स के बीच में मतलब ऑयल पहुँचेगा। ठीक है, ऑयल प्रेशर गेज जो प्रेशर को मीज़र कर रहा है वो भी तो बताएगा कि मतलब कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। और ऑयल टैंक है उसको भी हम लोग ठीक करेंगे, उसका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगला है फ्लूजिंग ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन में डिफरेंट पार्ट्स में धूल मिट्टी के कण, इसकी वजह से प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उसको साफ़ करना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लूजिंग ऑफ लुब्रिकेशन। वही एक प्रकार से साफ़ सफाई करना को ही हम लोग बोलते हैं फ्लूजिंग ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। अगला है ग्रेड्स ऑफ, जो लुब्रिकेशन ऑयल है उनके भी कई ग्रेड्स आते हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट की कंडीशन के आधार पे हमको डिफरेंट प्रकार के ऑयल यूज़ करने पड़ते हैं, मतलब उनके ग्रेड्स के आधार पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कश्मीर है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ वाला जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो वहाँ पे नहीं लगा सकते, वहाँ पे दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल लगता है। मान लीजिए राजस्थान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे जो कश्मीर का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो वहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हर जगह डिफरेंट के आधार पर डिफरेंट हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है और अकॉर्डिंग टू पार्ट्स। अगर पार्ट्स उसके ज़्यादा अच्छे हैं तो हमको अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए गाड़ी महंगी है तो उसमें जो हम लोग ये जो मोटरसाइकिल में जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो थोड़ी ना उसमें डाल देंगे BMW में, तो उसके आधार पर भी होता है। और लुब्रिकेशन सिस्टम के आधार पर कि उसमें हम लोग कौन सा लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके भी आधार पर होता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है SAE नंबर। जो लुब्रिकेशन हम लोग मतलब ग्रेड्स होते हैं उसमें हमारे पास एक SAE नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने एक नंबर दिया है ऑयल को, ग्रेड को। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 20W, 30W, 60W, जहाँ पे W हमारा विस्कोसिटी होता है। और जिस नंबर मतलब अगर W के आगे जितना ज़्यादा नंबर होगा या जितना कम नंबर होगा वो उसकी विस्कोसिटी को प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए 15W है, ठीक है, और एक हमारे पास 60W है, तो विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन किस में ज़्यादा होगा, ऑयल हमारा कौन सा ज़्यादा वाला गाढ़ा होगा, तो जिसका 60W है ना मतलब वो सबसे ज़्यादा हमारे पास गाढ़ा होगा। ठीक है, ओके। और जो गाढ़े द्रव का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे रेगिस्तान में, ओके, साउथ अफ्रीका में, मतलब वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम लोग मतलब हाई ग्रेड वाला मतलब हाई विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। मतलब जिसमें W ज़्यादा होगा वो हमारा विस्कोसिटी को प्रदर्शित करता है और जिसका W ज़्यादा होगा वो लुब्रिकेटिंग ऑयल उतना ही हमारे पास गाढ़ा होगा। ओके, मल्टीग्रेड ऑयल, कुछ हमारे पास आजकल ऐसे भी ऑयल आ गए जो मतलब एक रेंज में होते हैं, जैसे 10 to 20, 20 to 40, ये मतलब एक रेंज होती है। ठीक है, कि मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है वो 10 से 20 के बीच में है, वो 20 से 40 के बीच में, इसको लोग बोलते हैं मल्टीग्रेड ऑयल। ओके, अगला हमारे पास आता है इंजन ऑयल को इम्प्रूव करने वाले एडिटिव, मतलब ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो हम इंजन ऑयल में मिला दें जिससे इंजन ऑयल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो हमारे पास कुछ पदार्थ हैं जैसे कोरोजिव रेजिस्टेंस एडिटिव, मतलब ऐसे पदार्थ जो कोरोजन को हटाएं। ठीक है, मतलब जो कोरोजन को ना होने दें वो पदार्थ मिला दें। फिर है ऑक्सीडेशन रेजिस्टिंग एडिटिव, मतलब ऐसे पदार्थ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऑक्सीडाइज मतलब उड़ने ही ना दें। ठीक है, और एंटी फॉर्मिंग एडिटिव, मतलब ऐसे पदार्थ जो मिला दें मतलब हम लोग उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल में तो उसमें झाग ना बने। और एंटी सीजिंग, मतलब ऐसे पदार्थ जो हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिला दें तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो जमे ना, मतलब उसको फ्रीज़ ना हो जाए। ठीक है, और ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो क्या करें उसकी विस्कोसिटी को कंट्रोल करते हैं। हमने इसको 5 चीज़ों में डिफाइन किया। रेडिएटर जानते हैं ये क्या करता है, इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को ठंडा करने में सहायता करता है। ठीक है, और इसके पार्ट्स का अपर टैंक होता है, लोअर टैंक होता है, रेडिएटर कोर होता है और रेडिएटर कैप होता है। जो अपर टैंक होता है वहाँ से गर्म जल अंदर आता है, लोअर टैंक वो ठंडा होकर के बाहर निकल जाता है, और रेडिएटर कोर में फिन्स लगी होती हैं। फिन्स क्या करती हैं, ठंडा करने का ही काम करती हैं। ये फिन्स ऐसी लगी होती हैं जो कि एयर के संपर्क में होती हैं। ठीक है, और रेडिएटर जो कैप होती है वो कूलिंग सिस्टम के आधार पर होती है। ठीक है, हम देखिए जो रेडिएटर तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले वही उसको ओपन करेंगे, फिर उसकी क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि मतलब उसके एयर में कोई इंस्पेक्शन करेंगे उसके डिफरेंट पार्ट्स का। ठीक है, और बाद में अगर कोई लीकेज हो रहा है तो उसको सही करेंगे, अदरवाइज उसकी असेंबली कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे
तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ही हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।